नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। उन्नाव के बांगरमऊ में 27 अक्टूबर को सीएम योगी की रैली। शांति मिल मैदान में होगी सीएम योगी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 नवंबर को यूपी में है विधानसभा उपचुनाव। लगातार सीएम योगी प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उन्नाव के बांगरमऊ में 27 अक्टूबर को सीएम योगी की रैली। शांति मिल मैदान में सीएम योगी की जनसभा। उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। राहुल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हैं। राहुल, सीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं बांगरमऊ और इस बार पूरी जान फूंकने की तैयारी बांगरमऊ में। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से 2022 में जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में होना है, उसके पहले ये 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सभी पार्टियां इसमें ताकत जोड़ती हैं। बीजेपी की बात करें तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हैं और जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, शासन की योजनाओं के नारे। इसी क्रम में 27 अक्टूबर को उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर जहां पर उपचुनाव होना है वहां पहुंचेंगे। शांति मिल मैदान में एक भव्य रैली को वो संबोधित करेंगे, शासन की योजनाएं हैं उनको गिनाएंगे और जो प्रत्याशी वहां से बीजेपी ने खड़ा किया है उसको लेकर वोट की अपील करेंगे। तो इसी क्रम में लगातार सीएम योगी ऐसा दौरे कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को उन्नाव पहुंचेंगे और बांगरमऊ के शांति मिल मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अच्छा राहुल, क्योंकि अभी तक हमने देखा जहां जहां चुनाव प्रचार में योगी पहुंचे हैं वहां पर अलग ही तरीके से जो हमेशा से बीजेपी का एजेंडा रहा उसको लेकर घेरा गया विपक्ष को। बांगरमऊ में कुछ खास बातें हो सकती हैं क्या विपक्ष को घेरने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्ष ने एक हमलावर तरीका अपनाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर, सीएम योगी आदित्यनाथ जो जज्बा कर रहे हैं उस पर जो भी विपक्ष हमला कर रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बीएसपी की बात करें, सभी के हमलों का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। क्योंकि उन्नाव की जो बांगरमऊ सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जहाँ से कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी के विधायक थे वो उनको बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तो विपक्ष जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था उसका वो एक एक करके जवाब देंगे। बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे राहुल। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2052 नए मामले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 310 नए मामले, मेरठ में कोरोना के 133 नए मामले, प्रयागराज में कोरोना के 110 नए मामले, गाजियाबाद में कोरोना के 128 नए मामले, गौतम बुद्ध नगर में 98 नए केसेस सामने आए हैं। और राहुल लगातार बने। राहुल, बढ़ते कोरोना के आंकड़े लगातार सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य होती दिखाई दी जा रही है। पहले जहां 4000 5000 केस मिलते थे, अब 2000 के आसपास केस मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ लगातार जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर कोरोना के जो संक्रमण की रफ्तार है उस पर लगाम लगाने में सरकार और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो सफल रहा है। मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो 90% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी उसमें सरकार को अब सफलता मिलना चालू हो गई है। लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ अभी भी संक्रमण का जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो कोविड की बैठक होती है टीम 11 की, लगातार सीएम योगी निर्देश दे रहे हैं, उसका असर दिख रहा है। लेकिन जो अभी भी महानगर है, जैसे लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर अभी जो संक्रमण की रफ्तार है उसमें कमी लाने के लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दशहरे पर बुलंदशहर में दहाड़े चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अमीन के लिए
वहां पर उन्होंने प्रचार किया। विजयदशमी पर बुलंदशहर में रावण की हुंकार। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में जनसैलाब उमड़ा। प्रत्याशी हाजी यामीन के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। हाजी यामीन के पक्ष में जनता से वोट अपील की। बुलंदशहर में पहली बार रावण की माया को चुनौती। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बड़ी सभा की और बुलंदशहर उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा है और बसपा, बीजेपी, सपा को चुनौती दे रहे हैं रावण। आजाद समाज पार्टी का ये पहला मौका है जब वो चुनावी मैदान में है डायरेक्टली। समाजवादी के नेता नहीं आते हैं, बहुजन समाज के नेता। इस दौरान बुलंदशहर से संवाददाता सचिन शर्मा ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस दौरान रावण ने। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर आने वाली 3 तारीख को उपचुनाव होने जा रहा है। आजाद समाज पार्टी ने यहां अपने प्रत्याशी को हाजी यामीन के रूप में उतारा है। आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आए हैं यहां चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, करते हैं उनसे खास बातचीत। न्यूज़ वन इंडिया में सबसे पहले आपका जी धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया का। मेरा सवाल है कि आज विजयदशमी का पर्व है। एक रावण वो था जिसका दहन किया जाता है आज के दिन, और आपको भी प्यार में लोग रावण के नाम से पुकारते हैं। उस रावण में इस रावण में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि मुझे उन रावण का इतिहास तो नहीं पता है। मुझे अपना इतिहास पता है कि मैं अन्याय नहीं सह सकता हूँ। जब कहीं अन्याय होता है तो मैं उसके लिए संघर्ष करता हूँ, और ये मेरी ताकत भी है कि मैं जब किसी दलित पे, मुसलमान पे, बैकवर्ड पे, महिला पे, आदिवासी पे अत्याचार होता है तो मैं ट्वीट नहीं करता हूँ, मैं जाकर उसकी लड़ाई को जो है सड़क पे लड़ता हूँ। उसका खामियाजा चाहे मुझे मुकदमे से भुगतना पड़े, चाहे जेल से भुगतना पड़े। मैं आज ही के दिन रिहा हुआ था पिछले साल 25 तारीख को, जब दिल्ली में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ा गया था, आंदोलन हुआ था। सवा दो महीने बाद मैं आज के 25 अक्टूबर को रिहा हुआ था। मेरे लिए ये दिन जो है मेरे संघर्ष का दिन है, और मैं आगे भी इसको संघर्ष को आगे जारी रखूँगा। आप दलित समाज की बात करते हैं। अब तक मायावती उस समाज की रहनुमा हुआ करती थी, आवाज़ को उठाया करती थी। ऐसी क्या वजह है जो आज़ाद समाज पार्टी का गठन करना पड़ा? देखिए, जब राजनीतिक दल अपना कार्य नहीं करेंगे और राजनीतिक दल जब विचारधारा छोड़ देंगे, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पे हम लोग चले थे। आज मान्यवर की काशीराम साहब की विचारधारा अगर आपको देखने को मिलेगी तो आज़ाद समाज पार्टी में दिखाई देगी। हमारी लड़ाई, मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आज हमारा मिशन रुक चुका है। बाबा साहब का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि बुआ जी आराम करें, उनका भतीजा जो है काम करे। मैं काम करने के लिए मैदान में हूं, और मैं जनता को तैयार करूंगा कि वो भाजपा से सत्ता की चाबी छीन ले और बहुजन समाज सत्ता में बैठ जाए। मान्यवर काशीराम का एक सपना था कि बहुजन समाज इस देश का शासक बने। मैं इस देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश से ख़त्म नहीं होगी, ये लड़ाई पूरे देश में जाएगी, और मैं प्रयास करूंगा कि पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को सिद्धांतिक रूप से लड़ूं। हमारा सीधा सा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, और आने वाले चुनाव में बुलंदशहर में हम लोग उनको पटकनी देंगे। पहला विधायक हमारा यहीं से जीत कर जाएगा। मैं यहाँ की तमाम जनता से अपील भी करूँगा आपके माध्यम से कि वो 3 तारीख को ऑटो का बटन दबा के जो है यहाँ से बता दे बुलंदशहर से कि अब उत्तर प्रदेश की फिजा जो है हवा बदलने वाली। देश में जब जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो आप उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? आपने अपने शब्दों में बताया कि जब जब दलितों पर अत्याचार होते तो मैं ही उनकी आवाज़ उठाता हूँ। जिन लोगों को मसीहा अब तक माना जाता था उन्होंने आवाज़ उठानी बंद कर दी है। मैं दलितों की ही नहीं, जब किसी मुसलमान पे, किसी भी इंसान पे जाति होती है, मैं चाहे वो किसानों का मामला, मजदूरों का मामला, कोरोना का मामला हो, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी हर जगह काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, और जब अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। धन्यवाद। ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये भले ही एक आम चुनाव, उपचुनाव हो, लेकिन आने वाले आम चुनाव जो 2022 में है उसमें कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी की बहार साफ देखने को मिलेगी। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर।
विजयदशमी महापर्व के शुभ अवसर पर यूपी राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला के होशियार बिल्डिंग लखनऊ के 106 नंबर सरकारी आवास पर गृह प्रवेश कार्यक्रम मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर गृह प्रवेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सरकार के प्रमुख गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में प्रवेश हुआ। इसी कड़ी में राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि गृह प्रवेश कार्यक्रम में अपने परिवार के विजयदशमी महापर्व छोड़कर मेरी खुशी में सभी महानुभाव के आने के लिए मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 8 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी तरीके से फाइनेंस कराते थे ये ठग। पुलिस ने 5 ट्रकों को भी बरामद किया। फर्जी नंबर गोदने वाले उपकरण भी इनके पास से बरामद हुए। पुलिस और एंटी ऑटो टीम को संयुक्त ये कार्रवाई थी जो कामयाबी मिली है। फर्जी तरीके से फाइनेंस ये ठग किया करते थे। पुलिस ने 8 इनके लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 ट्रक भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने 5 ट्रकों को भी बरामद किया है और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फर्जी नंबर गोदने वाले जो उपकरण हैं वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। पुलिस ने 8 ठगों को किया गिरफ्तार। फर्जी तरीके से ये लोग फाइनेंस कराया करते थे। इनके पास से 5 ट्रक भी बरामद हुए हैं। जनपद की जो हमारी 2 एंटी ऑटो थेफ्ट टीम्स हैं उनके द्वारा और उनके साथ सेक्टर 24 की टीम सब लोगों ने मिलकर के एक फर्जी तरीके से कागजात तैयार करा करके फाइनेंस्ड की गई गाड़ियों को दोबारा फाइनेंस करा करके बेचकर और अनुचित लाभ कमाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। बेसिकली इसमें 8 लोग पकड़े गए हैं और उनकी पोजीशन से 5 ट्रक्स बरामद हुए हैं। 8 लोग हैं, 5 ट्रक बरामद किया गया है। और जिस तरीके से जो कागजात फर्जी तरीके से तैयार कराई जाती थी वो बहुत सारे फर्जी कागजात भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये कागजात भटिंडा पंजाब में तैयार कराए जाते थे। बेसिकली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें ये पहले जो फाइनेंस्ड गाड़ियाँ होती हैं उनके किस्त जमा नहीं होने पर उन गाड़ियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते थे। उसके बाद उन गाड़ियों को सस्ते दाम में खरीद करके उसके पूरे जो डिटेल्स थे उसको एक तरह से मैनिपुलेट करते थे और फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार करके। निशांत हमारे साथ है। निशांत, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए पूजा, एक गिरोह का पर्दाफाश किया है नोएडा पुलिस, जो थाना 24 पुलिस है और ऑटो जो टीम है एंटी, उन्होंने एक गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें 8 साथी ठगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से जो 5 ट्रक जो हाइबा है वो बरामद किए हैं। बताया जा रहा है जो पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जो ये लगातार इंश्योरेंस कराने के बाद जालसाजी करते थे। इंश्योरेंस कराने के बाद गाड़ी को फाइनेंस कराते थे और फाइनेंस कराने के बाद उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर उनको गोदने के बाद उनको अन्य जगह बेच दिया करते थे। इस तरीके से ये लगातार जालसाजी कर रहे थे और पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। 8 सातिर जो ठगों को गिरफ्तार करने के बाद 420 में इनको जेल भेज दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा इनके क्या और बाकी गुर्गों की भी तलाश की जा रही है? बिल्कुल, इनका जो गिरोह है एक बड़े स्तर से ये चल रहा था, जिसके बाद इनके साथ जो और भी लोग हैं इस गिरोह के उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि थाना 24 पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। 8 साथी जो ठग है उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और गोंडा में किन्नरों ने मचाया है तांडव। फिल्मी स्टाइल में बीच बाजार गुंडई की। दूसरों के क्षेत्र में वसूली को लेकर किन्नर भिड़ गए। किन्नरों का एक पक्ष दूसरे से भिड़ा। एक पक्ष ने दूसरे को जमकर पीटा। पीटने से मन नहीं भरा तो गाड़ी में लाद कर ले गए। आधे घंटे तक बीच सड़क यही बवाल चलता रहा। न पब्लिक सामने आई न पुलिस। दर्जनों की संख्या में किन्नर पहुंचे चौकी कोतवाली कर्नलगंज के बालपुर चौकी का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें जरा देखिए कैसे किन्नर आपस में लड़ रहे हैं। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आधे घंटे तक बीच सड़क पर यही ड्रामा चलता रहा। न पब्लिक सामने आई और ना ही पुलिस।
बीजेपी नेता हत्याकांड में खुलासा हुआ है। दयाशंकर गुप्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। जमीनी रंजिश को लेकर बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। गांव के ही लोगों ने शूटर से हत्या कराई थी। 4 शूटर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 16 अक्टूबर को बीजेपी नेता डीके गुप्ता की हत्या हुई थी। हत्या जमीनी रंजिश के चलते हुई थी। शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। गांव के ही लोगों ने शूटर्स से हत्या कराई थी। दयाशंकर गुप्ता की हत्या हुई थी जमीनी रंजिश को लेकर। और एटा में दशहरा के दिन खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीटाई शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बागवाला थाना क्षेत्र के अचलपुर गांव का मामला है। हालात है, 10 लोग चुटेल हैं। तो क्या फायरिंग हुई थी इसमें? फायरिंग हुई थी और लाठी डंडे से फायरिंग ज्यादा की। लाठी डंडे से बाद में थोड़ी फायरिंग से रही थी। बाजरा काट रहे थे हम अपना। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ है? खेत विवाद था। उन्होंने खेत पर कब्जा कर रहे थे। किसके खेत पर कब्जा कर रहे थे? मेरे पर। आप 10 लोग के क्या गंभीर हालात है, 10 लोग चुटेल हैं। तो क्या फायरिंग हुई थी इसमें? फायरिंग हुई थी और लाठी डंडे से फायरिंग ज्यादा की। हमीरपुर में भगवान शिव के मंदिर में एक अधेड़ ने आस्था के नाम पर तांत्रिक सिद्धि के लिए खुद की ही गर्दन काटकर चढ़ा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है और ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। रहता था वहीं पूजा पाठ के लिए जाया करता था। उसी मंदिर में जो है इसमें जो है रात में ये पता नहीं क्या इसका सूझ गया, क्या हुआ, कोई विवाद वाला काम है ही नहीं। तो वहाँ जो है अपना बलि चढ़ाने के लिए सोच लिया उसने। क्या किया उसने बलि चढ़ाने के लिए? क्या यूपी के झांसी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने चीन को संदेश देते हुए कहा, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। भारत ने कभी भी किसी को परेशान करने के लिए न शस्त्र उठाए और न कभी दुरुपयोग किया। यही भारत की संस्कृति है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के झांसी की, जहां मिशन नारी शक्ति के तर्ज पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। नगर के प्रमुख एलाइट चौराहे पर पुलिस ने एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह का भी इस दौरान आयोजन किया। लोगों को जागरूक किया और उनसे मदद की अपील भी की। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।